हाय। आज हम लोग बात करेंगे COP9 की। ये स्टैंडर्ड आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी केयर से रिलेटेड है। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है जिससे आपको शुरुआत में ही पता लग जाए कितना समय लगने वाला है, कितने ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं। सो स्टैंडर्ड क्या कहता है? द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स केयर इन इंटेंसिव केयर एंड हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दिस इज द स्टैंडर्ड, राइट? नाउ एक समरी टाइप की मैंने एआई से बनवा दी है। सो COP9A से लेकर G तक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, जिसमें से एक अचीवमेंट है, यानी कि ये पहली बार अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आप पे एप्लीकेबल नहीं है। सर्वेलेंस ऑडिट ऑनवर्ड्स ये एप्लीकेबल होगा। सो A इज अबाउट केयर गाइडेंस एंड प्रोटोकॉल, B इज अबाउट admission and discharge criteria, C is about resources, staff and equipment, D management of bed resources, E infection prevention and control, F is quality assurance program, that is during surveillance audit, and last one is patient and family counseling. So COP9A जो केयर गाइडेंस के बारे में बात करता है, तो रिक्वायरमेंट क्या है? केयर इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन अ रिटन गाइडेंस। दिस इज द स्टैंडर्ड। इंटरप्रिटेशन में जो डिटेल्स दी हुई हैं, मेन पॉइंट क्या है उनके? must be based on standard treatment guidelines. Now standard treatment guidelines are published by Government of India, जो आपको clinicalestablishment.gov.in में मिल जाएंगी। There are some of them which are updated और कई सारी ऐसी हैं जो updated नहीं है। तो आपको करना ये होगा कि आप अपने जो कमेटी मीटिंग्स होती हैं उसमें जो आपके यहाँ मेन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन आपको प्रेजेंट करनी है, डॉक्टर को देनी है रिव्यू करने के लिए। डॉक्टर रिव्यू करके बताएंगे कि ये गाइडलाइंस क्या करंट हैं या उससे बेहतर कुछ अवेलेबल है। अगर बेहतर कुछ अवेलेबल है तो आप उन्हें अडॉप्ट नहीं करेंगे। तब आप उनसे पूछ लें कि सोसाइटी की कोई गाइडलाइन हो उनकी, जो जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है या इंडियन नेफ्रोलॉजिस्ट एसोसिएशन है या इंडियन नेफ्रोलॉजी ये इंडियन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एसोसिएशन है, तो ऐसी किसी की स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन पड़ी हुई हैं तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अलाउज द एडेप्टेशन ऑफ केयर बंडल्स। सो देखिए, केयर बंडल्स बहुत सारी चीज़ों के अवेलेबल हैं, लेकिन उसे आप कई बार अडेप्ट करते हो, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चेंज करते हो, क्योंकि कई सारे केयर बंडल्स अमेरिका और यूरोप के बने हुए हैं जो इंडिया में पेशेंट लोड के कारण अप्लीकेबल नहीं हो पाते हैं। तो द NABS says that you can actually adapt to your need. Written guidance must address all objective elements. So this is very clear. B कहता है defined admission and discharge criteria are implemented. So this should be physiological and diagnostic parameter and staff should be trained on this. Now it is नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग अर्ली वार्निंग साइंस भी यूज़ करने वाले हैं, और अर्ली वार्निंग साइंस में डिसीजन मैट्रिक्स जो है उसके एक पर्टिकुलर स्कोर के बाद वैसे भी लिखा हुआ है कि पेशेंट शुड बी शिफ्टेड टू क्रिटिकल केयर। तो आप उन अर्ली वार्निंग साइंस को भी एक एडमिशन डिस्चार्ज क्राइटेरिया बना सकते हो। साथ ही साथ बाकी फिजियोलॉजिकल पैरामीटर और डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स को आप बना के एक पॉलिसी बना सकते हो, एंड यू कैन ट्रेन योर स्टाफ ऑन दैट। COP9C बेसिकली मतलब ये दो स्टैंडर्ड रिसोर्सेस और ऑपरेशंस पे हैं। तो स्टाफ और इक्विपमेंट, तो पहली बात तो स्टाफ की क्वालिफिकेशन रिलेटेड चीज़ें कि GNM BSc नर्सिंग हो, ड्यूटी डॉक्टर MBBS हो, एंड इट शुड बी मैन 24/7, और स्टाफ कॉम्पिटेंट हो, जो मतलब जैसे अब वहाँ की नर्सेस को तो कम से कम कैथेटर ढंग से डालना आता हो, सेंट्रल लाइन केयर आता हो, वैप केयर आता हो, सॉरी वेंटिलेटर केयर आता हो, और कैथेटर केयर आता हो। साथ ही साथ उन्हें इक्विपमेंट ऑपरेशन आते हो कि वेंटिलेटर कैसे ऑपरेट करते हैं। कई बार आप देखते हैं कि ICU में स्टाफ शॉर्टेज है लेकिन वार्ड की नर्सेस शिफ्ट नहीं की जाती बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, बिकॉज क्वालिफिकेशन एक चीज़ है लेकिन आप जिस एरिया में काम करते हैं उसका इक्विपमेंट ओरिएंटेशन दूसरी चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे स्टाफ को एक बैकअप में रखें तो उन स्टाफ की कंटिन्यूस ट्रेनिंग आप करा के रखिए, और इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखना है, बिकॉज आपको NABH को दिखाना पड़ेगा दैट यस योर स्टाफ इज कॉम्पिटेंट। नाउ बेड शॉर्टेजेस, तो अगेन आप AAC 2 याद करिए। AAC 2 में हम लोगों ने बात करी थी बेड शॉर्टेजेस की।
तो उसी पॉलिसी में आप आईसीयू बेड शॉर्टेजेस कैसे हैंडल करने वाले हो अगर मेंशन कर देते हो और COP 9 साथ में ऐड कर देते हो तो इट शुड कंप्लाई, इट इज जस्ट अ पैराग्राफ. नाउ सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस. सो 9E says रिटन गाइडेंस फॉर IPC प्रैक्टिसेस. ये आपके इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल का हिस्सा बन जाएंगी और ICU मैनुअल का हिस्सा बन जाएंगी. इट कैन बी अ स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट बट मतलब प्रेफरेबली इट शुड बी पार्ट ऑफ मैनुअल. अलग डॉक्यूमेंट हम क्यों रखेंगे. और इसमें क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन मैटर्स अलॉट बिकॉज पेशेंट आते जाते रहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट होता है. तो प्रेफरेबली हाई टच पॉइंट्स जितने हैं बेड और बेड के आसपास की सराउंडिंग की, उन सब के आपको प्रोटोकॉल सेट करनी चाहिए. एक टर्मिनल क्लीनिंग चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि हाई टच पॉइंट्स हैं, इनकी क्लीनिंग कैसे होगी, किस केमिकल से होगी, जिससे यू आर एबल टू इंश्योर दैट अगर एक पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है और उसके तो दूसरे पेशेंट के एडमिशन से पहले नॉट ओनली सिर्फ बेडशीट चेंज की जाए बट वो पूरा बेड ढंग से डिसइंफेक्ट हो. वो अगर वहाँ पे कोई और असिस्टिव डिवाइसेस लगी हुई हैं तो वो भी ढंग से डिसइंफेक्ट हो, जिससे आने वाले मरीज को किसी इन्फेक्शन का खतरा ना हो. प्रॉपर बेड डिस्टेंसिंग मेंटेन की गई हो. यूजुअली वार्ड में जैसे 4 से 5 फीट होती है तो यहाँ 6 से 7 फीट बेड डिस्टेंस होती है. और बेड डिस्टेंसिंग इज वन ऑफ द बेसिक थिंग फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस. इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस विल ऑल्सो इंक्लूड केयर बंडल्स. तो उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना है, स्टाफ की ट्रेनिंग भी होना है और वही सब एज एविडेंस यूज होना है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोबस्ट QA प्रोग्राम इन ICU. तो यहाँ पे जरूर ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने बोला कि ये अचीवमेंट में है, लेकिन जो आपके 32 क्वालिटी इंडिकेटर हैं और जो डिपार्टमेंटल इंडिकेटर हैं उसमें आप सेप्सिस मैनेजमेंट और एक स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेशियो दोनों ही और रीएडमिशन रेट, ये क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं. तो आपको ये तो फॉलो करने ही हैं और इन्फेक्शन रेट तो आप फॉलो कर ही रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि सारे क्वालिटी एश्योरेंस के पैरामीटर, इवन कल्चर रिपोर्ट्स, यहाँ की एयर क्वालिटी, वो सब आप कर ही रहे हैं. तो प्रैक्टिकली यू आर कंप्लाइंग फ्रॉम योर फर्स्ट डे बिकॉज यही सेम चीज़ क्वालिटी इंडिकेटर में भी आपको मिल रही है और वो आपको फॉलो करना ही है एप्लीकेशन के समय से. तो ये अपने आप कंप्लाई हो जाता है, आपको सर्वेलेंस ऑडिट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लास्ट वन इज COP 9G विच इज रिलेटेड टू पेशेंट काउंसलिंग. तो पीरियोडिकली एक बार पेशेंट काउंसलिंग की जाए. और पेशेंट काउंसलिंग एक बार मतलब एक बार तो ICU का डॉक्टर करता है. एडमिटिंग कंसल्टेंट अगर कोई इन्वॉल्व है, देखिए हर हॉस्पिटल में अलग अलग रूल होते हैं. कहीं कहीं पे ये होता है दैट एज सुन एज पेशेंट इज इन ICU देन इट इज़ द इंटेंसिविस्ट कॉल और वहाँ पे फिर मतलब एडमिटिंग कंसल्टेंट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाता है. तो वहाँ पे फिर काउंसलिंग इज ओनली डन बाय इंटेंसिविस्ट. बट अगर वहाँ पे एडमिटिंग कंसल्टेंट है या मल्टीपल कंसल्टेंट हैं तो फिर या तो उन सबको मिल के इस पेशेंट के नेक्स्ट टू किन की काउंसलिंग करनी है या वो इंडिविजुअली करें, लेकिन जितने लोग केयर में इन्वॉल्व हैं उन सबको काउंसलिंग करनी है बिकॉज एवरी एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट केयर शुड बी एक्सप्लेन्ड. नाउ it also includes diet, so dietitians also need to इन्फॉर्म कि वो किस तरह की डाइट पेशेंट ले रहा है और वो कितनी ले रहा है. ये सब डिटेल्स काउंसलिंग एजुकेशन नेक्स्ट टू किन की होनी है और ये सब डॉक्यूमेंट होना है. You can do audio visual but written one is always preferable. It is totally your choice but written one is preferable. So it was a very short standard, so I thought I will finish today. अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो या मेरे से कुछ मिस हो गया हो, प्लीज मेंशन इन कमेंट. थैंक यू.